8 साल की 2 बेटी जिया और प्रिया के साथ रहती थी। कुंती के पति आनंद की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके चलते अब कुंती को ही अपनी दोनों बेटियों को पालना होता है। जिया, प्रिया, आज तुम दोनों बड़ी जल्दी आ गई स्कूल से। आधी छुट्टी थी क्या आज तुम दोनों की? नहीं माँ, हमें स्कूल से निकाल दिया है। लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया? तुम दोनों ने कुछ किया है क्या? आपने 2 महीने से हमारी स्कूल की फीस नहीं भरी है। जब पिताजी थे तो हमेशा हमारी फीस समय से दिया करते थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद तो सब कुछ बदल गया। बच्चों, तुम दोनों फिक्र मत करो। अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह आते ही मैं सबसे पहले तुम दोनों की स्कूल की फीस दूंगी। जितनी आपकी तनख्वाह है उसमें तो हम दोनों में से किसी की भी फीस नहीं जाएगी। आप रहने दो, अब हमारा स्कूल से नाम ही कटवा दो। इतना कहकर जिया और प्रिया गुस्से में अपना स्कूल बैग फेंक कर वहां से चली जाती है। अपनी दोनों बेटियों की ऐसी बात सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, ये तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। लगता है अब मुझे ज्यादा काम करना होगा। इतनी कम तनख्वाह में तो मैं अपना और अपनी बेटियों का गुजारा नहीं चला सकती। कुंती अपने गांव में ईंट भट्टी में ईंट बनाने का काम करती है और साथ ही साथ गांव के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। अपनी माँ को इतनी मेहनत करता देख भी जिया और प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा अपनी माँ से बुरा ही व्यवहार करती हैं। लेकिन कुंती के दिल में अपनी दोनों बेटियों के लिए कभी प्यार नहीं खत्म होता। कुंती का दिन रात मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को पालती थी। समय गुजरता है और दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं और वहीं कुंती बूढ़ी हो जाती है। जिया, प्रिया, उठ गई तुम दोनों? चलो अच्छा है, आज मैंने तुम दोनों का मनपसंद नाश्ता बनाया है, गर्मा गर्म आलू के पराठे। क्या माँ, आज फिर से आलू के पराठे? हमारे लिए कभी सैंडविच वगैरह भी बना दिया करो। जब देखो सिर्फ आलू के पराठे बना देती हो। हमारे दोस्तों को देखा है आपने? उनके घर में हर दिन अलग अलग तरह के नाश्ते बनते हैं, कभी इटालियन, मैक्सिकन तो कभी चाइनीज। लेकिन एक हमारा ही घर है जिसमें हर दूसरे दिन आलू के पराठे बनते हैं। बेटा, तुम दोनों तो जानती हो ना कि मेरी तनख्वाह कितनी है। इतने सारे काम करने के बावजूद भी इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में मैं तुम लोगों के लिए इतना महंगा महंगा खाना कैसे बनाऊंगी? हमें नहीं पता, हमें तो बस यही खाना है। इतना कहकर जिया और प्रिया गुस्से में वहां से चली जाती हैं। आज भी मेरे बच्चों ने मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं कहां से लाऊंगी इतने पैसे जो मैं उनके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना सकूं? कुंती से अपनी दोनों बेटियों को भूखा नहीं देखा जाता, इसलिए कुंती अपने पति की दी हुई आखिरी निशानी सोने की अंगूठी को ही ले जाकर सुनार की दुकान पर गिरवी रख के उससे मिलने वाले पैसों से अपनी दोनों बेटियों के लिए उनकी मनपसंद का नाश्ता बनाती है और उन्हें दे देती है। जिया, प्रिया, देखो मैं तुम दोनों के मनपसंद का नाश्ता लेकर आई हूँ। हाँ, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? रख दो यहाँ पर, खा लेंगे हम। कुंती नाश्ता रखकर वहां से चली जाती है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुन कुंती बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहती। समय गुजरता है और अब जिया और प्रिया दोनों ही शादी के लायक हो जाती हैं, जिसके चलते कुंती अपनी दोनों बेटियों की शादी एक बड़े से परिवार में तय कर देती है। जिया, प्रिया, तुम दोनों की शादी अब तय हो चुकी है। कुछ दिनों में तुम दोनों इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले तुम घर के सारे काम सीख जाओ। जिंदगी में आपने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, हम दोनों बहनों का रिश्ता इतने बड़े घर में करवाकर। लेकिन आप अब बेवकूफी की बातें क्यों कर रही हो? इतने बड़े घर में हमारी शादी होने वाली है तो हमें काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए हम तो बस अब आराम करेंगे। कुंती उन्हें समझाती है, लेकिन जिया प्रिया किसी काम को हाथ नहीं लगाती हैं। समय गुजरता है और शादी के दिन करीब आ रहे होते हैं, जिसके चलते कुंती अपने गांव के सेठ और जमींदार से काफी पैसे उधार लेती है और अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करती है। कुंती अपनी दोनों बेटियों की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी रहने नहीं देती। शादी के बाद जिया और प्रिया अपने ससुराल में बड़े ऐशो आराम से रहती हैं, लेकिन वहीं कुंती के इतना कर्ज लेने की वजह से अब इस उम्र में भी कुंती को बड़ी मेहनत करके कर्ज चुकाना पड़ता है। लेकिन इस बारे में जिया और प्रिया को कोई भी खबर नहीं होती। जिया, प्रिया बहू, तुम दोनों की शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन तुम दोनों अभी तक पग फेरे के लिए अपनी माँ के घर नहीं गई।
हम चले जाएंगे, आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? पग फेरे की ही तो रस्म है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। और हमें अब उस घर में जाने का मन नहीं करता है। भला इतने ऐशो आराम को छोड़कर कौन उस गरीबी में जाएगा? तुम्हारी माँ गरीब जरूर है, लेकिन उन्होंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे नहीं पता, आज ही तुम दोनों पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाओगी। ऋषभ, मोहन, जिया और प्रिया को उनके मायके छोड़ाओ। अपनी सास की बात सुनकर जिया और प्रिया का मुंह बन जाता है, जिसके बाद उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पतियों के साथ उनके मायके जाना पड़ता है। जिया और प्रिया अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरती हैं और अपने घर की तरफ जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनके घर पर ताला लगा हुआ है कि तभी वहां उनकी पड़ोसन विमला आ जाती है। अरे जिया प्रिया बेटा, तुम दोनों यहाँ 1 महीने बाद देख रहे हो तुम दोनों को। कैसी हो तुम दोनों? इतने अमीर घर में शादी होने के बाद हम दोनों कैसी होंगी, ये तो आपको पता ही होगा। वहाँ हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, हमारे आगे पीछे 100 नौकर घूमते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों को सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। भगवान करे तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां रहें। लेकिन काकी, माँ कहाँ है? घर पर तो ताला लगा हुआ है। तुम्हारी माँ तो गांव की प्लास्टिक की फैक्ट्री में तार छीलने का काम करती है। बेचारी सुबह 7 बजे जाती है और रात को 10-11 बजे तक घर आती है। ना जाने पूरा दिन कुछ खाती भी है या नहीं। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम्हारी माँ शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन उसने घर में रहकर आराम किया होगा। लेकिन क्यों ताई, माँ ये सब क्यों कर रही हैं? तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव के सेठ और जमींदार से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। अब उन पैसों को चुकाने के लिए उसे ये सब काम करना पड़ रहा है। विमला की बात सुनकर प्रिया और जिया को बहुत हैरानी होती है, जिसके बाद दोनों बहनें जल्दी से अपने गांव की प्लास्टिक की फैक्ट्री में जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनकी माँ प्लास्टिक की ट्यूब से तार खींच रही है, जिसके चलते उसकी माँ के हाथों में बहुत सारे छाले पड़ गए हैं। इस दर्द में भी कुंती काम कर रही है। ये सब देखकर प्रिया और जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर जाकर अपनी माँ के गले लग जाती हैं। जिया, प्रिया, तुम दोनों यहाँ कैसी हो तुम दोनों? माँ, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। हमारी शादी का कर्ज चुकाने के लिए आप ये सब कर रही हो। बचपन से लेकर आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपके साथ हमेशा बुरा किया। हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों रोना बंद करो। तुम दोनों की आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकती। चलो घर चलते हैं, आज मैं तुम दोनों का मनपसंद का खाना बनाऊंगी। कुंती बिना कुछ कहे अपनी दोनों बेटियों को माफ कर देती है। जिया और प्रिया अपने गांव के सेठ और जमींदार को उनके सारे के सारे पैसे ब्याज के साथ लौटा देती हैं, जिसके बाद अब वो दोनों अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। सच में माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। अरे शांति बहन, आज कैसे आना हुआ यहाँ? बहुत समय मिल गया तो सोचा तुमसे मिल लूं और सोनी के हाथ की चाय पी लूं। काफी समय हो गया उसके हाथ की चाय पिए हुए। मैं अभी सोनी को बोलती हूँ। थोड़ी देर में सोनी सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। वहीं सोनी के साथ साथ सोनी की भाभी आंचल भी आती है। वाह भाई वाह, मजा आ गया सोनी के हाथ की गर्मा गर्म अदरक की चाय पीकर। आंचल बहू, मैं तो कह रही हूँ तू भी सोनी से चाय बनाना सीख ले। भाई, हमारी सोनी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और इसके सुंदर और लंबे काने काले बाल हैं जो इसकी कमर तक आ जाते हैं। इसके रिश्ते की बात करी है या नहीं करी? बस बात चल ही रही है। पंडित जी को बोला है मैंने, कुछ दिनों में रिश्ते वाले आने वाले हैं सोनी को देखने के लिए, लेकिन डर लगता है कि कहीं इसके बौनेपन को लेकर रिश्ते के लिए मना ना कर दे। क्यों मना करेंगे? हमारी सोनी क्या किसी चीज में कम है? लाखों में है हमारी सोनी। शांति की बात सुनकर जहाँ सब लोग खुश होते हैं, वहीं सोनी की भाभी आंचल सोनी की इतनी तारीफ देख बहुत ज्यादा जलती है। दरअसल सोनी बौनी होती है, लेकिन सोनी के बाल उसके कमर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। वहीं आंचल लंबाई में तो अच्छी होती है, लेकिन अपने छोटे बालों की वजह से आंचल हमेशा परेशान रहती है। और सोनी के लंबे बालों को देखकर जलती सोनी ने अपने घर पर एक तोता पाल रखा था, जिसका नाम उसने मिट्ठू रखा था। वो अपने तोते मिट्ठू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मेरे प्यारे मिट्ठू, मुझे माफ करना, आज तुम्हें दाना देने में थोड़ी देरी हो गई। ये लो तुम्हारा खाना, जल्दी से खा लो। एक तुम ही तो हो मेरे दोस्त, जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती हूँ। अगर तुम ना होते
तो ना जाने मैं किससे बातें करती। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। सोनी अपने तोते मिट्ठू से अक्सर बात किया करती थी, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे आप सब लोग तैयार नहीं हुए, हमें जागरण में जाना है। बस हम सब तैयार ही हैं, सोनी और आंचल भी नीचे आते ही होंगे। कविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी आंचल और सोनी नीचे आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो सोनी बड़ी सुंदर लग रही है। ऊपर से इसके काले लंबे घने बाल इसकी खूबसूरती में तो चार चांद लगा देते हैं। लेकिन आंचल, तेरे बालों को क्या हुआ? तूने अपने बाल इतने क्यों छोटे छोटे कर रखे हैं? सुमन की बात सुनकर आंचल मन ही मन सोनी से ईर्ष्या करने लगती है और कहती है, जब से इस घर में आई हूँ तब से इस बॉनी के काले लंबे घने बालों की वजह से मुझे हमेशा सुनना पड़ता है कि सोनी ऐसी है, सोनी वैसी है, सोनी के बाल अच्छे हैं। सबकी जुबान पर सिर्फ सोनी का नाम है। ये सारे जड़ की फसाद है, इसके लंबे काले घने बाल। अब इसके बालों को ही खत्म करना होगा, तभी जाकर मुझे शांति मिलेगी। आंचल सोनी से बदला लेने के लिए उसके शैम्पू के बोतल में कुछ केमिकल मिला देती है, जिसके बाद जब भी सोनी उस शैम्पू से अपने बालों को धोया करती है तो धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सोनी काफी परेशान होती है। माँ देखो ना, मेरे बाल कैसे झड़ रहे हैं। इससे पहले तो मेरे बाल कभी भी इतने नहीं झड़े। सोनी, एक काम कर, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। अब डॉक्टर ही बताएगा तेरे इतने सारे बाल झड़ क्यों रहे हैं। अरे क्या माँ जी, आप भी इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? कभी कभी मौसम या पानी की वजह से हमारे बाल टूटते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो अक्सर लड़कियों के बाल टूटते हैं। आप देखना, जैसे ही मौसम खत्म होगा वैसे ही सोनी के बाल पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। सभी लोग आंचल की बात मान लेते हैं, जिसके कारण 2 महीनों में ही अब सोनी के बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं और सोनी टकली हो जाती है। माँ देखो ना, ये क्या हो गया, मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूंगी? तो फिक्र मत कर, मैं तुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी तू तैयार हो जा। कुछ ही देर में रिश्ते वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। माँ, क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे? कौन चाहेगा कि उनकी बहू टकली हो? बेटा तू फिक्र मत कर, लोग तुझे जरूर पसंद करेंगे और कुछ ही महीनों में देखना, फिर सारे बाल वापस आ जाएंगे। कविता के कहने पर सोनी जाकर तैयार होती है और कुछ देर में रिश्ते वाले सोनी को देखने के लिए आते हैं। जैसे ही वो लोग सोनी को देखते हैं तो सब के सब हैरान रह जाते हैं। देखिए बहन जी, हमारा बेटा राज बौना है, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आपकी बेटी तो टकली भी है। अब एक टकली को मैं अपने घर की बहू कैसे बनाऊंगी? ऐसा मत बोलिए, आप देखना कुछ ही महीनों में मेरी बेटी के पहले की तरह फिर से काले लंबे घने बाल हो जाएंगे। आप रिश्ते के लिए मना मत करिए। अगर आप इतना बोल ही रही हैं तो ठीक है, लेकिन दहेज में हमें सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बेड, अलमारी, बाइक और 5 लाख रुपए कैश चाहिए। बहन जी, हम इतना सारा दहेज कहाँ से लाएंगे? हमारी इतनी हैसियत नहीं है। अगर हैसियत नहीं है तो हमें यहाँ बुलाकर क्यों हमारा समय बर्बाद किया? माँ चलिए यहाँ से, मुझे इस तकलीफ बोनी से शादी नहीं करनी। इतना कहकर राज अपनी माँ कविता को ले जाता है और बेचारी सोनी रोती रह जाती है। वहीं अंकल ये सब देखकर बहुत खुश होते। सोनी जब भी बाहर जाती तो सब लोग उसे टकली टकली कहकर चिढ़ाते, जिससे सोनी बहुत परेशान होती है। अब ये सब सोनी से देखा नहीं जाता, इसलिए वो रोते हुए अपने तोते को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तुमने देखा ना मिट्ठू, इन लोगों ने मेरी कैसे बेइज्जती की। सब लोग मुझे टकली टकली बोलकर चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। जो लोग मुझे पहले इतना पसंद करते थे वो तो अब मुझे ढंग से देखना भी पसंद नहीं करते। क्या टकली होना कोई पाप है? मैंने तो कभी नहीं चाहा कि मेरे लंबे बालों के साथ ऐसा कुछ हो। अब मैं क्या करूं? लोगों के ताने सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। मुझे पता है मेरे बाल कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। सोनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता है। क्या हुआ सोनी? आज तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम मुझे उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये तोता तो हम इंसानों की तरह बोल रहा है। हाँ सोनी, मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी तोता हूँ। एक सिद्ध बाबा ने अपनी शक्तियों से मुझे मायावी तोता बनाया था, लेकिन उसके बाद वो मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और मुझे पक्षी पकड़ने वाले ने बंद कर लिया। जिसके बाद तुम्हारी माँ कविता ने मुझे खरीदा और तुम्हारे पास लाई। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम तो जानते हो ना, मेरे
पहले कितने लंबे काले घने बाल थे। जब से मैं टकली हुई हूँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस इतनी सी बात, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर उस मायावी तोते के मुंह से एक सुनहरी और चमकदार रोशनी निकलती है जो सीधा सोनी के सर पर जाती है और देखते ही देखते सोनी के टकले होने पर सोने के लंबे घने बाल आ जाते हैं जो पहले से ही बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। ये बाल तो सच में बहुत सुंदर है। मैं तो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। लेकिन ये तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे बाल कैसे झड़े? तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी आंचल की वजह से ही झड़े हैं। उसने ही तुम्हारे शैम्पू में केमिकल मिलाया था जिसके चलते तुम्हारे सारे बाल झड़ गए। मीठू की बात सुनकर सोनी बहुत हैरान होती है। वहीं दूर खड़ी कविता भी ये सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद कविता नीचे जाती है तो सबके सामने ये सारी सच्चाई बोल देती है। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना और तूने ही मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। निकल जा मेरे घर से, आइंदा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे घर से मत निकालिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी भाभी को अपनी गलती का एहसास होता देख सोनी अपनी भाभी को माफ कर देती है। जिसके बाद अब सोनी अपने सोने के बालों के साथ खुशी खुशी रहती है।